एक जाट की शादी नहीं हो रही थी। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात थोड़ा ही है, कई बार मेरी नहीं हुई। कई बार क्या, एक बार भी नहीं हुई? नहीं, एक बार भी नहीं, सचमुच नहीं हुई। एक तो मैं जाट, दूसरे में कवि हो गया। उन्होंने कहा कि वो तो सचमुच, मैं प्रोफेसर बन के गया मुजफ्फरनगर पहले बार, तो वहाँ जाटों का इलाका, पूरा मुजफ्फरनगर जाटों का है। तो जो आता था वो ये सोचता था कि ये अब तक शादी क्यों। मैं 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया था। तो तभी मुझे किसी ने याद दिलाया कि ये भोली कौम है। मैं उस पर एक बात बता रहा हूँ आपको, फिर कविताएं सुनाऊंगा। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, तो दोस्तों ने कहा भाई तो ऐसा कर, देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन उसे समझाया। जाट तो भोला भाला, बहुत भोला। कितना भोला, मैं आप सबूत सुनना चाहो तो सबूत दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के जाटों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाली मुंह मीठा करो, लाला मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा जी क्या हो गया? बोले घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले जी हुआ क्या? होना के था, घनी बड़ी बात हो गई। आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोली कौन, भोलापन, भोलेपन में ऐसे ही बोलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी ने समझाया तो मान गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि पंडित जी आप साथ चलोगे पूजा कराने। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए थी, मिल गई। वो पूजा कराने साथ गए, मंदिर पहुंचे हनुमान जी के। पंडित जी, अच्छा जाट गया उस दिन, जिस दिन उसने अपने खेतों में हल जोता, बैलों को साथ लिया। पंडित जी से बोला पंडित जी आज टाइम है, चलो मेरे साथ पूजा करा दो। बैलों को लेकर पंडित जी पहुंच गए जाट को हनुमान जी के मंदिर में। पूजा जैसे जैसे पंडित जी कहे उन्होंने की, अंत में बोले घंटी बजा। बोले बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। अब बैलों की रस्सी लेके घंटी कैसे बजाएं चौधरी साहब? बैलों की रस्सी पकड़ा दी पंडित जी को, उसने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब आनंद लेना, पूरा सदन ठहाके लगाना। ये अरे साहब मेरी तो हुई नहीं तो मुझे क्यों पहना रहे हो? इसी चक्कर में कि यही सही। आनंद लेना साहब, आपको लगे जोरदार ठहाका आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है तो पूरा सदन आनंद ले। मैं इनको इसलिए बता रहा हूं ये कि जो ये प्रभाव डाल गए बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के, मैं इस प्रभाव को नष्ट करना चाहता हूं। इतना जम रहे अमित भाई, मनवीर भाई, ये भाई, मोनिका जी, जब इनको मालूम था कि हरिओम पवार आया है, इनको जमने की क्या जरूरत थी? बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई, घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो पंडित जी फंसे हुए थे, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। पीछे पीछे पंडित जी भी भागे। अब आगे दृश्य ये है, दृश्य का आनंद लेना। आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझ गया। देवी बोली पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरा कविता पाठ नहीं था। मैं ये देख रहा था कि मैं 11 महीने बाद बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। एक आसान कविता सुनिए। देखिए मैं कुछ सुनाने आया हूँ और सचमुच मुफद्दलाल जी और मनवीर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता होता कि आप ऐसे पवित्र कार्यक्रम में ले जा रहे हैं तो मैं आपसे कम से कम वो शर्तें तो नहीं लगाता जो गलती से मेरे से लग जाती हैं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जुड़ना मुझसे एक साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक सब पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के,
कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। जिंदाबाद। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता रहा हूँ पिछले 45 सालों से, 45 सालों से। और मैं किसान का बेटा हूँ, जानते हो क्यों बता रहा हूँ? मैं जिस भी दिन कविता सुनाता हूँ मैं रोज बताता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। बेटे बैठ जाओ, ऐसे नहीं उठेंगे आप। मैं पहली बार आया हूँ इसलिए आप ये भी सीखो कविता सुनी कैसे जाती है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा जब उठ के चल देगा। बहुत अच्छे। संसद नहीं है ये अनुशासनहीनता वहां होती है, कवि सम्मेलन के सदन में नहीं होती, नहीं होती। बताता हूं मैं रोज कि मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और कविताएं सुनकर मंच पर आए और आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता फिर रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। बहुत अच्छे। बस मैंने चाय नहीं बेची, ये मुझे पता नहीं था कि पहले उनका नंबर लगता है। सुनिए मन से सुनिए। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने ला। एक एक दृश्य देखना, क्या ये देश। भगवती चेयरमैन साहब आपको बताता हूँ, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। जिस मुल्क में 3 लाख लोग एक साल में भूख से मर जाएं, वो मुल्क मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले। सौंचरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। 6 लाइन और पढ़ता हूँ। छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो तालियां उठाना। छठी पंक्ति, एक लाइन गाने के लिए मैंने 5 लाइन जोड़ी हैं। अंधकार, हरिओम पमार कवि का नाम नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम पमार। उस आग का नाम हरिओम पमार है जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। छठी पंक्ति दिलों में तीर की तरह चुभे तो आपकी तालियां आसमान तक उठना चाहिए। मैं अपने छोटे भाइयों के, उनके ओज की कविताओं के लिए, मनवीर हों चाहे अमित हों, उनको बहुत प्यार से समर्पित करता हूँ। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो। और साहब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह से कविता को प्यार कर सकते हैं, कविता को सुन सकते हैं। और मैं एक बात बिना कहीं चला जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 25 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, 25 साल। लेकिन जिस मन से आपके विद्यालय में आपने कविताएं सुनी हैं या सब छोटे भाइयों को सुना है, मुझे सुन रहे हैं, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन आपके इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। मैं तो ये सोच रहा था 11 महीने से कमाया नहीं है, चलो पैसे मिल रहे हैं, चुपचाप ले आओ, कोई सुनो मत सुनो। और आप जब तक सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, ये आपको वचन देता हूं। बस आप जुड़ के सुन लीजिए। मुझ में आप ना कोई राजनीतिक पार्टी देख सकते हैं, मुझ में आपको सिर्फ और सिर्फ देश दिखाई देगा, सिर्फ देश। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत करूंगा और आप लोग शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने वाले, आप भी देवताओं के पुजारी लोग,
हिम्मत करना मेरी बात का समर्थन करने का। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होता देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। फिर समर्थन चाहता हूं चौथी पंक्ति पर सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। शुद्ध राजनीति पे बोल रहा हूं, शुद्ध राजनीति पे, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते कि मैं कहां बोल रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। देखिए, इस कविता को मैं यहीं खत्म कर छोड़ देता हूँ। मैंने केवल आपको तैयार किया है एक बहुत जरूरी कविता सुनाने के लिए। मुझे मनबीर ने भी कहा, और संचालक का कहना मान लेना चाहिए, क्योंकि संचालक कब सम्मेलन का सुहाग होता है, इसे उजाड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अगर सुहाग ऐसा ही होता है तो उजाड़ने में भी क्या बुराई है। बहुत अच्छे। मुरसानी जी, मनबीर जी, अमित जी, मोनिका जी, आप भी मेरी कविता पर ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर बहुत ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। एक बात बताओ, जब इतना ही जी लगाना तो अब क्यों लगा रहे हो, उस समय टाइम पे लगा लेते। अच्छा, ये कहते हैं बड़ा दुख होता होगा तुम्हें कुंवारे रहने का, मगर बिल्कुल नहीं है। आगने वाली परंपरा में चाहे प्रधानमंत्री बने चाहे मुख्यमंत्री बने, बनेगा कुंवारा ही। तो मैं तो दिल्ली की ओर मुँह करके सोता हूँ, मुझे क्या कष्ट। आने वाली परंपरा, आपको जानते हैं, बंगाल का मुख्यमंत्री मेरे जैसी, यूपी का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, असम का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और भविष्य में तो तय हो जाएगा कि जो होगा वो ही होगा। सुनिए, एक कविता सुनाने का मन है, क्योंकि जिन शहीदों के परिवारों को आपने सम्मानित किया है, अभी मुझे याद आया कि उस कविता को मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आज का कविता पाठ पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई थी जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के विद्यालय का पत्थर हटाकर किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकार ने शिकायत की तो घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आज़ाद, वो आतंकवादी। और इससे भी दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तब वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैंने भानु प्रताप शुक्ल का लेख पढ़ा तो मैंने सोचा 2-3 दिन में भाजपा वाले माफी मंगवाएंगे, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मेरे दोनों बहुत प्रिय श्रोता रहे। मैं शिकायत लेके उनके पास गया कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहेगी। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा, आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी होगी,
मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं एक कविता लेकर जनता के बीच बोलने जा रहा हूँ और मैं बोलने के लिए निकल गया। क्योंकि आज आपने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया तो आपका वो मन, आपका वो एहसास, तो मैंने एक कविता लिखी और केवल इसलिए लिखी कि मैं देश की राजनीति से अनुरोध करता हूँ, आप मत करो शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका अपमान करने की हिम्मत मत करो, उनका अपमान मत करो। कविता सुनिए मन से। इसके बाद मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। शहीद परिवारों के सम्मान में मैं उसको पढ़ूंगा, तब कब सम्मेलन समाप्त करेंगे। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। दो पंक्तियां समझ कर दाद देना। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। यहाँ से कविता शुरू करता हूँ। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, मैं तो रोया था लिखते समय, आपको कैसा लगेगा मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। सलूट करता हूँ साहब, वाह वाह वाह। मेरे प्रणाम पहुंचे आप तक। ग्रामीण अंचल में महानगर से अच्छे पहली बार ये महसूस हुआ कि महानगरों में केवल धन कविता सुनता है और इन ग्रामीण अंचलों में मन कविता सुनता है। ये एहसास लेकर जा रहा हूँ आपके पास। बहुत 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 अनुभूति मेरी। मनवीर, तुझे छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे जिद करके यहाँ ले आया, जिद करके ले आया। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आज़ादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। मंगल पांडे, वाह। कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली मिली होगी चंद्रशेखर आजाद को, शहीदों की आत्मा ने सुनी होगी, उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी, ये कविता का सौंदर्य बोध है। आपका बहुत प्यार मांगता हूं सुनने। कोई सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी। और साहब जब बताई दिया कि मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूं, तो जाटों को गुस्सा बहुत आता है बिना बात, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। दुनिया में सारी बीमारी इसलिए है कि लोगों के दिलों में दिमाग आ गया।
अगर लोगों के दिमाग में दिल पहुंच जाए तो सारे संसार की समस्या। क्या बात है। क्रोध मुझे भी आता है, मुझे भी आया था। इस घटना को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। मैं उस क्रोध को कैसे दिखा सका? अगर आपको लगे कि इस जाट कुल के किसी बेटे को ये क्रोध ऐसे ही दिखाना चाहिए था, तो मैं ऐसी तालियां सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहें। 11 महीने से तालियां नहीं सुनी हैं, मैं अगले 11 महीने तक आपकी तालियों की गूंज अपने कान में महसूस करता रहूं। इतना प्यार चाहता हूं। 4 लाइन सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद शेखर बाजू जी के, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ एक बार। क्या बात। शेखर महायज्ञ का नायक। आश्चर्य सचमुच ये है कि मैं 11 महीने बाद गा रहा हूँ, हालांकि गलतियां कहीं कहीं हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है। आपको तो पता चल नहीं रहा होगा क्योंकि इसने इससे पहले मुझे गाते देखा नहीं है। भगवती प्रसाद जी ने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो उतना अच्छा मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत मन दे रहे हैं। सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौर। एक आधी मिनट में बताता हूँ शेखर क्या थे। आपने कुछ भी कह दिया उनके लिए। मैंने जब शेखर पर लिखा तो मैंने बहुत पढ़ा। 2 बातें वो बताने जा रहा हूँ आपको जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। 700 लोग अंग्रेजों ने इसलिए नौकरी पर रखे हुए थे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान लें। पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी अंग्रेजों ने। और एक बात आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के क्रांतिकारियों के इतिहास में केवल और केवल चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जुड़ी है। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आज़ाद। माता पिता रहते थे भावरा, एक जगह है झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में, वहाँ रहते थे। गरीब थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बैंक ये खजाने लूटती थी सरकारी, आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए। एक दिन किसी ने आकर ये कहा कि चंद्रशेखर, जो पैसा तुम लूटते हो वो तुम्हारे संदूक में रहता है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है। तुम जानते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप भूखे मरने के कगार पर हैं, कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक पल को उनकी आंखें लाल हुईं और लाल आंखों से बोले कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को खाना नहीं खिला सको तो आके बताना, मैं किसी दिन आऊँगा रात के अंधेरे में और अपने माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। उसको आतंकवादी बताएगी राजनीति, उसको। तब सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। और कोई भाजपा के यहाँ हो तो बुरा भी माने तो माने। जब मैंने अटल जी को और अडवाणी जी को बुरा मनवा दिया तो आप क्या हैं? लेकिन मेरी ईमानदारी देखना, ईमानदारी जो भारत माता की जय के इनके समर्थन से थी, इसलिए मेरा इन पर गुस्सा ज़्यादा है क्योंकि ये राम का नाम ज़्यादा लेते हैं।
जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन और पढ़ता हूं, दाद दो तो हिम्मत से देना, मैंने हिम्मत से लिखा है, और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी लिखा था, तभी लिखा था, जब उनसे सब डरते थे, अब तो कौन डरे उनके सिवा, मैंने तभी लिखा था, सुनिएगा। इस घटना पर चुप बैठे थे, समर्थन चाहता हूं पूरा सदन का, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत। आप शुद्ध कविता सुनना, शुद्ध कविता, थोड़ी सी देर, 1 मिनट। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आज़ादी के लिए जवानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं उनका स्थान बता रहा हूं, और तुम्हारा तो सबको पता है ही। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में